हेलो गाइस, दिस इज़ अभिषेक चौधरी। आज हम यूएन और वीटो पावर के बारे में जानेंगे कि भारत में आज तक यूएन काउंसिल में परमानेंट मेंबर के लिए क्यों नहीं लिया और वीटो पावर आज तक भारत से दूर क्यों है और उसे कैसे लिया जा सकता है। सबसे पहले हमें यूएनओ समझना पड़ेगा, जिसके लिए हम यूएनओ पे आते हैं। यूएनओ का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। इसके जो है 6 पार्ट हैं, जिसमें जैसे कि सिक्योरिटी काउंसिल, जनरल असेंबली, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड एक्सेट्रा। हमें मेनली सिक्योरिटी काउंसिल जानना है, जिसमें कुछ कंट्री को स्पेशल पावर दिए गए हैं, जिसे वीटो पावर कहा जाता है। सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल 15 मेंबर्स हैं, जिसमें से 5 परमानेंट है और 10 नॉन परमानेंट है। नॉन परमानेंट कंट्रीज़ हैं, हर साल 2 साल पे चेंज होती रहती है। इंडिया एक बार 2012 और 13 में नॉन परमानेंट मेंबर थी और अब 2021 और 22 में बनने जा रहे हैं। अब हम मैप देखते हैं इन वीटो पावर कंट्रीज़ का। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मैप से हम याद रखेंगे, ये इनके फ्लैग्स हैं, और उसके बाद अब हम समझते हैं, मैप से हम याद करते हैं कि कौन कौन सी कंट्रीज़ के पास वीटो पावर है और परमानेंट मेंबर है वो सिक्योरिटी काउंसिल के। तो पहले तो है ये यूनाइटेड स्टेट, ये हो गया। सेकंड ये जो है छोटा सा, ये ब्रिटेन, यूके हो गया ब्रिटेन। और उसके बाद उसके नीचे है फ्रांस, 3 हो गए। ये है रसिया, 4। और ये चाइना, 5। टोटल 5 जो है कंट्री है जिसके पास वीटो पावर है, वो परमानेंट मेंबर है सिक्योरिटी काउंसिल के। अब आगे चलते हैं। अब हम परमानेंट मेंबर के पावर के बारे में जानते हैं, जिसे हम वीटो पावर कहते हैं। वीटो पावर मेनली किसी भी रेजोल्यूशन को पास करने के लिए या रोकने के लिए परमानेंट मेंबर इस्तेमाल करते हैं। चूँकि ये यूएन 1945 में ही बना था और इसमें समय के साथ कोई बदलाव नहीं किया गया, इसलिए इसमें अभी काफ़ी कमियां बाकी है। आपको इन कमियों के बारे में जानना है तो आप पीएम नरेंद्र मोदी के इस साल की यूएस काउंसिल में स्पीच सुनिए, पता चल जाएगा। मैं कुछ एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। ये सद्दाम हुसैन है, इराक का प्रेसिडेंट था ये। एनपीटी ट्रीटी जो कि यूएन के द्वारा लगाई गई थी, जिसमें कोई भी कंट्री 1968 के बाद न्यूक्लियर मिसाइल्स नहीं बना सकते हैं, उसका उल्लंघन किया इसने। और इसने न्यूक्लियर मिसाइल्स भी बनाया और वहाँ पे बहुत से जेनोसाइड्स किए, जहाँ पे बहुत से लोगों को मारा है इसने। इसकी वजह से लोगों को परेशानी हुई, घर छोड़ना पड़ा, उस कंट्री के बहुत लॉस हुआ, जिसकी वजह से यूएन काउंसिल में एक मीटिंग बुलाई गई और सभी परमानेंट मेंबर एंड नॉन परमानेंट मेंबर्स ने मिलकर एक डिसीजन लिया कि इसको जो है पावर से हटाना पड़ेगा और इस कंट्री से मतलब इसको मारना पड़ेगा, तभी मतलब ये सुधरेगा। तो सभी देश ने मिलकर, परमानेंट मेंबर प्लस नॉन परमानेंट मेंबर ने मिलकर इस पर हमला किया और इसको मार गिराया। यूनाइटेड स्टेट में इसे फांसी हुई थी, यूनाइटेड स्टेट ले जाके इसको फांसी दी गई। और देखिए कुछ इसके ये पॉजिटिव पॉइंट्स है इसके, जैसे कि जो कि मतलब इंटरनेशनल टेररिज्म के ख़िलाफ़ भी बहुत ज़्यादा मतलब आवाज़ उठाता है यूनाइटेड नेशन। उसके बाद टेरिटरी कैप्चर्स वगैरह हुआ तो उसके अगेंस्ट भी जो यूनाइटेड नेशंस जो है बहुत एक्टिव रहता है और सभी कंट्रीज़ को इक्वल मतलब देता है कि किसी के साथ कुछ गुनाह ना हो जाए। ये तो पॉजिटिव पॉइंट्स हुए, लेकिन इसके नेगेटिव पॉइंट्स भी है। जैसे कि चाइना ने 1950 में तिब्बत में कब्जा कर लिया, तब सभी देश ने मिलकर मतलब सिक्योरिटी काउंसिल में चाइना पर अटैक करके तिब्बत को आज़ाद करने का प्लान बनाया, लेकिन चाइना ने वीटो कर दिया। क्योंकि चाइना के पास वीटो पावर है, उस मीटिंग को खारिज कर दिया गया और उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ और अभी तिब्बत चाइना के अंदर आता है। अगर उस समय चाइना के पास वीटो पावर नहीं होता तो तिब्बत को आज़ाद किया जा सकता था। आगे बढ़ते हैं अब हम। ये है पीएम मोदी का सिक्योरिटी काउंसिल में स्पीच, आप ज़रूर सुनिएगा, उन्होंने बहुत सारी अच्छी चीज़ें बोली है। आगे, वाई इंडिया शुड बी एलिजिबल फॉर परमानेंट मेंबर, ये मतलब क्वेश्चन भी है और हम समझ भी सकते हैं कि क्यों होना चाहिए, हमें जानने की कोशिश करना चाहिए। वाई ये क्वेश्चन है और हम जानते हैं अब क्यों। 1945 इसी साल यूएन काउंसिल बना था, हमें पता है हम। और इसी साल भारत मतलब इस समय भारत आज़ाद नहीं था, फिर भी भारत ने कहा कि हम जब भी आज़ाद होंगे तब यूएन काउंसिल का सभी रूल्स फॉलो करेंगे। ये कितनी अच्छी बात है। प्रमोटिंग अदर्स टू ज्वाइन यूएन,
हमने अपने सभी नेबर्स कंट्री को उसमें शामिल किया, जैसे कि नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गया, भूटान, यहाँ तक कि चाइना को भी। और वीटो भी चाइना को हमारी वजह से ही मिला है। कहा जाता है कि भारत को रसिया और यूएस ने परमानेंट मेंबर के लिए बोला था, लेकिन भारत ने मना कर दिया और कहा चाइना को पहले दे दो। आप ये फ़ोटोज़ देख सकते हैं, यहाँ पे मुझे इंटरनेट पे मिला है। यहाँ पे रसिया भी नेहरू जी को दे रहे हैं कि यूएन काउंसिल में आप आइए, परमानेंट मेंबर देंगे। यूएस भी बोल रहे हैं वीटो पावर देंगे, लेकिन नेहरू जी ने उस वक्त मना किया ड्यू टू सम रीजंस। कहा जाता है कि उस समय देश का कंडीशन अच्छा नहीं था, और यूएन काउंसिल में शामिल होने का मतलब होता है कि अपनी तरफ से कुछ देना, वहाँ पे सेना देना, उसके बाद फाइनेंशियल सपोर्ट करना। लेकिन उस वक्त भारत की खुद की कंडीशन अच्छी नहीं थी, इसलिए मना कर दिया शायद। उसके बाद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, भारत ने सबसे ज़्यादा वैक्सीन्स पूरी दुनिया को सप्लाई किया है, मलेरिया का, पोलियो का, यहाँ तक कि अभी रिसेंटली सभी देशों को हाइड्रोक्लोरोक्विन दवा दिया है। रिलेशंस की बात करें तो हमें पता है कि भारत के सभी देशों से बहुत ही अच्छे रिलेशंस है, एक्सेप्ट चाइना और पाकिस्तान। ये दोनों तो कुत्ते के दुम हैं, इनका वैसे भी किसी देश के साथ नहीं बनता है। आगे चलते हैं। ऑब्स्टेकल्स, हमारे सामने क्या क्या मतलब प्रॉब्लम्स है, ऑब्स्टेकल्स है जिसे हमें पार करना है। तो सबसे पहले तो NPT, ये है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी 1968। अब हम इसके बारे में जानते हैं। इसके तहत कोई भी देश परमाणु हथियार नहीं बना सकता 1968 के बाद, लेकिन भारत ने 1975 में न्यूक्लियर बनाया भी और उसका इस्तेमाल भी किया, राजस्थान में किया। आगे हम बात करेंगे, इस पर डिस्कशन करेंगे। ये पहली डिफ़िकल्टी, हमने इसका कानून तोड़ दिया यूनाइटेड नेशन का। अब दूसरी बात, CTBT 1996, कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी 1996 का। इसके तहत कोई भी देश न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट नहीं कर सकता था, लेकिन जैसे कि मैंने बताया भारत ने टेस्ट किया था, इसलिए यहाँ पे भी हमने उल्लंघन किया एक तरह से। इसका मतलब सेकंड, ये जो है NPT का एक पार्ट मान सकते हैं कि मान लीजिए किसी देश ने न्यूक्लियर बना भी लिया, लेकिन पहले उसे टेस्ट करना पड़ेगा ना कि वो मतलब किसी वॉर में यूज़ किया जा सकता है या नहीं, या फिर वो फूटेगा, हम तो उस पर मतलब मिसाइल से फेंक देंगे लेकिन वो कुछ काम का ही नहीं रहे, इसलिए टेस्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे दूसरे में टेस्ट को रोका गया है कि टेस्ट ना किया जा सके अगर बना भी ले तो। उसके बाद बात करते हैं तीसरा, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर आप कहिएगा कि इसमें चाइना कहाँ से आ गया, लेकिन जिस तरह इंडिया जो है वो पाकिस्तान का बाप है, उसी तरह चाइना पाकिस्तान का फूफा है, जो हर बार पाकिस्तान को पिटने से बचा लेता है। पाकिस्तान को चाइना ही हर बार ब्लैकलिस्ट होने से बचा लेता है और सपोर्ट करता है, नहीं तो जम्मू एंड कश्मीर पूरी तरह से भारत में मिल गया होता अभी तक। तो चाइना ही हर बार उसे बचा लेता है। उसके बाद बजट की बात करें तो बजट तो ये सच्चाई है कि भारत जो है बजट थोड़ा सा कम देता है अगर कंपेयर किया जाए बाकी कंट्रीज़ से। तो ये भारत की एक्चुअली अपनी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है, तो बजट उतना दे नहीं पाता है। लेकिन हमें जो है ये भी नहीं भूलना चाहिए कि भारत सबसे ज़्यादा मतलब वैक्सीन्स जो हो गए और जो प्रोडक्शन स्टोरेज हो गए, ये सबसे ज़्यादा भारत देता है दूसरे देशों को, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। ये देखिए, ये पीस कीपिंग फोर्स है। पीस कीपिंग फोर्स कौन होता है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है ना, उसी में एक फोर्स होता है जो किसी कंट्री के साथ अगर कुछ लड़ाई हुआ, कुछ हुआ, तो वहाँ पे ये जो है वहाँ पे जाके डिफेंड करता है। तो सबसे ज़्यादा अभी तक जो है मतलब कुर्बानी भारत के फोर्स मतलब सैनिक ने ही दिया है पीस कीपिंग फोर्स में। अलग अलग देशों में जाके अगर वहाँ कोई सिविल वॉर हो रहा है, मतलब इंटरनल मैटर में वॉर हो रहा है देश के अंदर ही, या इंटरनेशनल वॉर हो रहा है, तो वहाँ पे ये फोर्स जाती है और उस वॉर को सुलझाती है, जिसमें अभी तक सबसे ज़्यादा शहीद हमारे देश के नौजवान हुए हैं। तो मतलब पूरा हक बनता है भारत का कि जब इतना कुछ कर रहा है वो UN के लिए, तो हमें परमानेंट सीट देना चाहिए। उसके बाद आते हैं G4 पे। G4 इसलिए बनाया गया कि मेनली देखिए, हम सिर्फ भारत सिर्फ एक कंट्री था जो मतलब कह रहा था UN में कि हमें परमानेंट मेंबर दीजिए, लेकिन उतनी सुनी नहीं जा रही थी बात। तो सबने मतलब भारत ने सोचा, और इन 3 देश ने, जो जर्मनी, जापान, ब्राज़ील, ये G4 के मेंबर है, इंडिया, जर्मनी, जापान और ब्राज़ील, सोचा कि हम 4 का एक ग्रुप बना लेते हैं, फिर हम अगर बोलेंगे तो शायद हमारी आवाज़ सुनी जाए। मतलब होता है ना कि यूनिटी में पावर होता है, तो इसलिए सब मिल गए। तो इसमें
सब मिल गए कि हमें मिल जाए, लेकिन ये जो है पूरी तरह सक्सेसफुल नहीं हुआ। इसमें काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स थे। जैसे कि अगर बात की जाए तो जर्मनी का मतलब रसिया कभी नहीं मानेगा, रसिया वो वीटो कर देगा, क्योंकि जर्मनी और रसिया का प्रॉब्लम है। इसी तरह जापान का चाइना के साथ भी प्रॉब्लम है और रसिया के साथ भी प्रॉब्लम है, दोनों ही वीटो कर देगा। ब्राज़ील का भी यही हाल है। लेकिन इंडिया में जो है ना सिर्फ एक ही प्रॉब्लम आ रहा है, वो चाइना है। यूके भी था, लेकिन यूके ये कह रहा था कि हम आपको परमानेंट मेंबर बना देंगे लेकिन वीटो नहीं देंगे। तो इंडिया तो कहा कि ठीक है हमें परमानेंट मेंबर बना दीजिए, क्योंकि ऐसे थोड़ी होता है कि एक को परमानेंट मेंबर बना देंगे और उसको वीटो नहीं देंगे। मतलब 5 मेंबर के पास वीटो है, परमानेंट मेंबर है, छठा मेंबर आएगा तो उसके पास वीटो नहीं होगा, वो तो धीरे धीरे करके इंडिया ले ही लेगा। तो यूके का कोई प्रॉब्लम, मेन चाइना है। चाइना हर बार रोक देता है एनपीटी 1968 की ट्रीटी, जहाँ पे कहा गया था कि 1968 के बाद कोई भी मतलब न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाया जाएगा। जैसे कि मैंने बताया 1975 में भारत ने जो है न्यूक्लियर मिसाइल बनाया भी और उसका परीक्षण भी किया। ये देखिए, ये जो है पहला जो है न्यूक्लियर हमारा स्टेशन है ये। और ये इंदिरा गांधी जो है जहाँ पे राजस्थान में जो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट किया गया वहाँ का दौरा करती हुई इंदिरा गांधी। आगे चलते हैं। अब आता है सॉल्यूशंस, मतलब मेन सॉल्यूशन क्या है, किस तरह हम मतलब डिफेंड कर सकते हैं, चाइना को पीछे धकेल सकते हैं, मजबूर कर सकते हैं कि चाइना वीटो ना करे हमारे खिलाफ, भारत के खिलाफ। तो इसमें आता है MTCR 1987 का। इसमें इसमें क्या है, इसका मेन मकसद क्या है कि जो जो कंट्रीज़ MTCR में जुड़ी नहीं है, टोटल 35 कंट्रीज़ जो है वो MTCR में जुड़ी है, लेकिन जो जुड़ी नहीं है वो 300 किलोमीटर के रेंज से ज़्यादा वाली बैलिस्टिक मिसाइल्स यूज़ नहीं कर सकती। पहले बैलिस्टिक मिसाइल समझते हैं वो क्या होता है। ये वो मिसाइल्स होती हैं जो छोटे मोटे वॉर या मतलब किसी छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट में, इन सब में जो यूज़ किया जाता है। अब ऐसा थोड़ी है कि कोई छोटा मोटा कॉन्फ्लिक्ट हुआ किसी देश के साथ किसी बॉर्डर पे तो हम सीधा परमाणु हथियार इस्तेमाल कर देंगे। उसमें बैलिस्टिक मतलब मिसाइल यूज़ होता है, छोटे मोटे मिसाइल जो एक दूसरे को थोड़ा बहुत नुकसान पहुँचाए इसलिए यूज़ होता है। तो वो बैलिस्टिक मिसाइल जो है चाइना के पास नहीं है, क्योंकि चाइना MTCR का मेंबर नहीं है। और सबसे बड़ी बात, MTCR का भारत ना कि सिर्फ मेंबर है बल्कि परमानेंट मेंबर है। परमानेंट मेंबर होने के कारण हमारे पास भारत के पास वीटो है। तो अगर चाइना चाहेगा कि मैं MTCR में मिल जाऊँ तो इंडिया वीटो कर देगा। कि ऐसे थोड़ी होता है, बात बराबरी का करो कि हम तुम्हें MTCR में लेंगे तो तुम भी हमें परमानेंट मेंबर दो, वीटो भी दो UN काउंसिल में। तो यहाँ पे बात टक्कर की हो जाती है। तो ये हमारा मेन जो है सॉलिड पॉइंट हो जाता है ओवरऑल, कि चाइना को अगर इसमें आना है, अगर उसे हाई रेंज मिसाइल्स चाहिए, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स चाहिए, तो उसे MTCR में आना पड़ेगा। और जिसके लिए इंडिया के साथ उसको सौदा करना ही पड़ेगा कि हमें UN में लो तो हम तुम्हें MTCR में लेते हैं। अब क्या है कि इंडिया को भी थोड़ा सा और फॉरवर्ड होना चाहिए। क्या है कि चाइना या कोई भी चाइना ये जो है ये लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स नहीं बना सकती। तो इससे इंडिया का क्या फ़ायदा कि इंडिया बना सकता है अभी, क्योंकि परमानेंट मेंबर है और ये इंडिया के पास कैपेबिलिटी भी है। तो इंडिया अब जो छोटे मोटे देश जैसे ताइवान हो गया, जिसका चाइना से बहुत कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ऑलरेडी, अब इंडिया जो है बना के वो ताइवान को सप्लाई कर सकता है। अब जिससे क्या है कि चाइना को टू साइड फ्रंट हो जाएगा, टू साइड फ्रंट वॉर हो जाएगा उसका अच्छे से, क्योंकि फिर ताइवान के पास अच्छा लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल होगा तो वो अच्छे से यूज़ कर पाएगा। तो चाइना में ये डर भी बना रहेगा और साथ ही साथ इंडिया का बिजनेस भी चलेगा। और चाइना कुछ कर भी नहीं सकता, ना ही चाइना कहीं सप्लाई कर सकता है, वो इधर से इनकम भी नहीं कमा सकता है चाइना। तो ये एक मतलब अच्छी बात है भारत के लिए। तो अभी यहीं एंड करते हैं, फिर मिलते हैं, देखते हैं। थैंक यू।